गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता ही है दोस्तों ये हमारी तांडव सीरीज चल रही है, जिसमें आपके लिए दोस्तों ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके पेपर हुए हैं, जो शिफ्ट वाइज पेपर हुए हैं, उन सारे शिफ्टों के पेपर आपके लिए कराए जाते हैं, जिसमें जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं। तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है सीरीज़ से जुड़ें, साथ में हमारे प्योर साइंस लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और वाला बेल आइकन दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके लिए दोस्तों लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में रखा गया है, पिछली वीडियो में मैंने रखा था जीके से रिलेटेड, तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों। वीडियो को हर फ्रेंड सर्कल में, अपने हर ग्रुप में दोस्तों शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा जो एग्ज़ाम पेपर है वो है दोस्तों लेवल 1 का, और 11/10/2022 का थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। और देखिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ स्टूडेंट ये ना समझिए जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/2019, तो एग्ज़ाम जो है 2019 का है, नहीं, एग्ज़ाम जो हुआ है वो हुआ है आपका 2022 में। लेकिन जो ये भर्ती थी वो थी दोस्तों, जो कि फॉर्म अप्लाई कराए गए थे वो कराए गए थे दोस्तों 2019 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ दोस्तों 2022 में। तो इसलिए यहाँ पर ये 2022 के क्वेश्चन ही है, लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों जो पूछा गया था 2022 में ग्रुप डी में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी आपको ऐसा रोग बताना है जो वायरस से होता हो। एक आपसे पूछा है, बाकी 3 जो होंगे वो जीवाणु जनित होंगे, बाकी एक रोग जो है वायरस से होगा। तो एड्स यहाँ आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों एड्स होता है वायरस से। बाकी सिफिलिस, क्षय रोग और सूजक। सिफिलिस और सूजक जो हैं आपके सेक्सुअल डिजीज हैं, लेकिन होती जीवाणु से हैं। और क्षय रोग ये भी दोस्तों आपका जो है जीवाणु से ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, 1 मिनट दोस्तों, ये रहा कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे हुए चूने, यानी दोस्तों सेलेक्ट लाइम जिसे हम कहते हैं, का बनना डैश का उदाहरण है, यानी अपघटन अभिक्रिया का, संयोजन, विस्थापन या ऊष्माशोषी। तो यह है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है, यानी किस स्थिति में, यह आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दोस्तों, निम्नलिखित में से जो भी कुंडलियाँ होती हैं, जैसे कि बंद कुंडली है, यहाँ पर दिया गया है कोई बंद कुंडली है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्थिति में उसमें जो है विभवांतर जो है प्रेरित होगा। तो वो कब होगा दोस्तों, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाया जाए तब उसमें जो है विभवांतर प्रेरित होगा, या फिर दोस्तों बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाया जाए तब विभवांतर होगा। यानी दोस्तों किसी ना किसी एक को उसके पास, या तो क्षण चुंबक को कुंडली के पास आना होगा या कुंडली को क्षण चुंबक के पास जाना होगा, तभी विभवांतर उसमें जो है उत्पन्न होगा, यानी प्रेरित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो गैल्वेनोमीटर से दोस्तों धारा का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण के C और F के बीच में। इसका थोड़ा सा मैं जो है आपके लिए समझा देता हूँ, किस प्रकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से छोटा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है इस प्रकार से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वो मुख्य अक्ष जिसे हम कहते हैं, और मुख्य अक्ष में यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु की स्थिति है अनंत, और ये इसका सेंटर है इस दर्पण का, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये दोस्तों फोकस है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है, और इसे कहते हैं हम दोस्तों पोल यानी ध्रुव। तो पोल से लेकर एफ तक की दूरी होती है फोकस दूरी, और फोकस और जो ये जो दूरी होती है वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी, ये होती है दोस्तों फोकस दूरी की दोगुनी। अब होगा क्या दोस्तों, आप एक चीज़ सोचिए कि मान लीजिए वस्तु को आपने यहाँ पर रखा इतनी दूर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपसे पूछा गया है। मान लीजिए हमने पैरेलल इस प्रकार से लाइन खींची, इस प्रकार से ये फोकस से होकर निकाल दी, इसी प्रकार से एक हमने निकाली फोकस से होकर ये इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता लगेगा कि बहुत दूर जाकर ये मिलेंगी, यानी वस्तु को जितना दूर रखोगे उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, और जिस प्रकार से आप नज़दीक लाते जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पास में मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा मान लीजिए, अब वक्रता केंद्र पर उसी स्थान पर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप वक्रता केंद्र से दर्पण की तरफ ले जाते हो, पोल यानी दोस्तों ध्रुव की तरफ ले जाते हो वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब जो है दोस्तों उल्टा और बड़ा होने लग जाता है। और धीरे धीरे जब एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि जब आप वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे ना, तो उस समय प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, दर्पण के सामने तो बनेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जब तक जो प्रकाश की जो चीज़ें, जो रेखाएं निकाली जाती हैं, समांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं वस्तु से लेकर फोकस तक, जैसे एक मिनट यहाँ पर जैसे आपका ये है, ये इस प्रकार से ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, ये अनंत है। मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ पर रखी, एक तो हमने इस प्रकार से निकाल दी दोस्तों, एक निकाली हमने इस प्रकार के। अब आप बताइए, यहाँ तो ये सिकुड़ा हुआ है, यहाँ पर गैप कम है और यहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो आप बताइए जैसे जैसे आगे जाती जाएंगी किरण, फैलती जाएंगी, तो क्या ये कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा दोस्तों कि लास्ट में पीछे की ओर जाकर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा हमेशा, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ये रहा दोस्तों कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए, तो अवतल दर्पण के सेंटर और फोकस के बीच में, क्योंकि दोस्तों सेंटर पर तो बराबर बनता है, और जैसे ही सेंटर से आगे बढ़ते हो दर्पण की तरफ तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ने लग जाता है, वही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो। अब यहाँ पर दोस्तों दर्पणों की बात की जाती है तो हमेशा अवतल दर्पण आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका ये रहा कि किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराई जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है, तो प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, यानी दोस्तों कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो होता है उस पर यह निर्भर नहीं करता है। यानी दोस्तों किसी चुंबक को जब हम गैल्वेनोमीटर से संयोजित जो कुंडली होती है, जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई होती है, अगर उसके अंदर से गति कराएं, किसको दोस्तों, उस चुंबक को, तो कुंडली में धारा तो प्रेरित होगी। वो प्रेरित धारा जो है दोस्तों निर्भर किस पर नहीं करेगी, तो वो निर्भर नहीं करेगी दोस्तों कुंडली से संयोजित जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है उस पर। यानी गैल्वेनोमीटर सीधा आप मान लीजिए दोस्तों जो प्रतिरोध निकलेगा, जो प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा उस पर ये कभी भी निर्भर ही नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया तो क्या होता, तो क्या होता। मेंडल साहब ने, आपको पता है दोस्तों, 2 पीढ़ियों की खोज की थी, F1 और F2, दोनों का ही प्रयोग किया था, दोनों का ही अध्ययन किया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि मेंडल साहब ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता, तो क्या होता दोस्तों,
पता ही नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। क्यों दोस्तों, जब F1 पीढ़ी पर जो है अध्ययन किया गया था, वहाँ पर हमें पता था कि जो अप्रभावी लक्षण हैं वो नष्ट होते हैं, नष्ट नहीं होते, लेकिन सॉरी दोस्तों, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने F2 पीढ़ी का अध्ययन किया तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि अप्रभावी लक्षण जो हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी अपनी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों, डायोप्टर। यार आरबी जेईई में भी पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि इनमें से कौन सा लवण, ये सारे के सारे लवण हैं आपके, और आपको पता है दोस्तों अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ये सारे के सारे लवण हैं। तो इनमें से कौन सा लवण प्रत्याम्लों का एक सक्रिय संगठक है, संगठक होता है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें जो होता है ये होता है दोस्तों NaHCO3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जा सकती है या फिर ले जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऐसी कौन सी रक्त वाहिका है जो हृदय के अलावा अन्य अंगों तक भी हृदय से फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों तक भी रक्त का प्रवाह करती है, तो ये है दोस्तों आपकी महाधमनी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, तो 56। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। कौन सा सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 18 समूह 7 आवर्त बिल्कुल सही है। एक ही समूह से तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपकी आवर्त सारणी है, और जैसे जैसे इधर जाओगे तो कोषों की संख्या घटेगी, और जैसे इधर आओगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी नीचे की तरफ, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों 18 जो है दोस्तों आपके आवर्त होते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ये आपको पता ही है दोस्तों। और हर बार में जो है समूह जो होता है, समूह होता है आपका इस प्रकार से, और आवर्त होता है इस प्रकार से। तो हर समूह में जितने भी आपके तत्व दिए गए उन सभी की जो है संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या उसमें होगी वो समान होती है। लेकिन दोस्तों आपने आवर्त सारणी के बारे में अगर पढ़ा है, जैसे कि एक ट्रिकें होती हैं आसानी से याद करने की, ताकि आप आसानी से उन्हें याद कर पाओ। जैसे कि ट्रिक होती है ली ना की रब से फरियाद। अब यहाँ पर मैं देखिए आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, है ली Li लिथियम, हाइड्रोजन, है ली ना सोडियम, और यहाँ पर ये तीसरे आवर्त में है और फर्स्ट समूह में है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये रहा कि चौथे आवर्त में है। वहाँ मैंने क्या बताया, तीसरे आवर्त में, तो ये तो गलत है, और यही आपसे पूछा है सही नहीं है, यानी गलत आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। जीवाणुओं की बात हो रही है यहाँ पर, तो कहाँ होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना डैश के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। यानी किसके साथ अभिक्रिया करने पर जो है बुझे हुए चूने का किसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएं जिससे कि हमारे पास जो है ब्लीचिंग पाउडर बनकर आए, तो क्लोरीन के साथ। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया था कि 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब वोल्टेज ही शून्य है तो शक्ति का तो मतलब ही क्या है। क्योंकि दोस्तों किसी भी शक्ति के लिए, किसी भी मोटर हो या कोई पंखा हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर की गणना करनी है तो वोल्टेज का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ही 0 है तो शक्ति तो होगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी 200 वाट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि तापदीप्त तंतु बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और कथन आपके सामने दिए गए हैं, 5 कथन हैं, जिसमें पहला है दोस्तों, तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी जो है दोस्तों अक्रिय गैसें भरी होती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में भी तो टंगस्टन का ही बना होता है, जो तंतु बना होता है अंदर, तो उसमें भी नाइट्रोजन या आर्गन गैसें भरी होती है। आगे अगला कथन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में, कि प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। बिल्कुल गलत है, प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। टंगस्टन की वैसे बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो गलत है। अगला है दोस्तों यहाँ पर कि इसमें से अधिक धारा प्रवाह संभव बनाने के लिए तंतु की प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। और अगला है दोस्तों कि तंतु हेतु प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। बिल्कुल, और जितना गलनांक उच्च होगा उतना ही वह जो है दोस्तों उसका जो है वह प्रकाश उत्पन्न करेगा, पिघलेगा नहीं। और गलनांक कम हुआ तो थोड़े से ही टेम्परेचर वो पिघल कर टूट जाएगा, तो गलनांक उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी, 5वां भी आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ये रहा, कि प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का जलना यह है दोस्तों आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों जितनी प्राकृतिक गैसें हैं तो वो क्या है दोस्तों, टेम्परेचर उत्पन्न करती हैं। टेम्परेचर उत्पन्न करेंगे तो बाहर का वातावरण जो है दोस्तों उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो तापमान को अवशोषित कौन कर रहा है, वातावरण। वो पदार्थ नहीं कर रहा है जिसे हम जला रहे हैं, वो वातावरण कर रहा है। यानी वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है हमेशा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो यह है दोस्तों भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो आपका एग्जाम हुआ है 2024 का, वहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा गया है कि विभाज्यता ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता या होती है। तो रसधानी, जिसे हम वैक्यूल यानी रिक्तका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, वैक्यूल नहीं, रसधानी। वैक्यूल तो कोशिका भित्ति होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है, 4। ये तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, कि विषाणुओं की आणविक गति यानी सजीव गुण जो होते हैं विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या है दोस्तों, पहला जिसमें दिया गया है कि जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर होगा। अगला है, यहाँ पर चयापचय नहीं होता है दोस्तों। विषाणु श्वसन नहीं करता है, ये तो गलत है। श्वसन करता है विषाणु किसी कृत्रिम माध्यम विकसित नहीं होते हैं दोस्तों। कृत्रिम माध्यम में भी विषाणु होते हैं। तो ये तीनों गलत हैं, बाकी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में प्रकाश के विकिरण के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि खतरे के संकेतों का लाल होना, ये प्रकाश के विकिरण का अनुप्रयोग है क्या। तो होता है दोस्तों, प्रकाश के विकिरण पर ही तो आधारित होते हैं ये
खतरे के जितने भी संकेत होते हैं, कभी पीला बनाया जाता है, किसी का लाल बनाया जाता है। आपने पीले जो होते हैं आपके नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। लाल जो होते हैं आपके दोस्तों वो भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपने कभी रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा। अगला है समय से पूर्व सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त, क्या ये भी है? तो ये तो नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना, ये भी नहीं होता है। ये तो परावर्तन होता है, सॉरी अपवर्तन। टिंडल प्रभाव, ये तो होता है दोस्तों। सूर्य का लाल और आकाश का नीला रंग, ये भी होता है। तो आंसर कौन कौन से हुए दोस्तों? एक तो ए, एक आपका डी और एक आपका ई। तीन ही आपका सही आंसर होंगे, यानी बी तो नहीं है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के टर्मिनलों को वोल्टेज V1, V2, V3 हैं। यदि I, यानी दोस्तों I क्या है दोस्तों? धारा। I उनसे होकर प्रवाहित होने वाली निवल धारा को निरूपित करता है, तो उनकी निवल वोल्टेज कितनी होगी? तो जितना भी वोल्टेज है उसका योग ही निवल वोल्टेज कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया, देखिए दोस्तों, अब जितने भी आपके साइंस के प्रश्न थे वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपके खत्म हो चुके हैं, और अब हमारे स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों जीके से रिलेटेड प्रश्न जो कि पूछे गए थे। तो उससे पहले दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और चैनल को दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं, और लास्ट में वो प्रश्न भी हम देखेंगे जो आपके लिए होमवर्क में होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जीके का आपसे पूछा गया था, बाकी के करंट के प्रश्न थे। तो जीके का जो प्रश्न था वो था दोस्तों, जिसमें पहला था कि कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? गोरखनाथ, तो ये है आपका महाबोधि मंदिर, बोध गया में है, गया बिहार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सुमेलित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1905 बिल्कुल सही है। दांडी मार्च गलत है दोस्तों, 1930 में चला था ये, तो यही गलत है ऑप्शन नंबर। बाकी जलियांवाला हत्याकांड 1919 ये सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस भाषा के बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है दोस्तों बांग्ला। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे नीम अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। अंजीर यानी फाइकस जिसे हम कहते हैं मालवा तटीय आर्द्र वन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय चंदन दक्कन के पठारी पर्णपाती वनों में पाया जाता है। और चीड़ जो है दोस्तों हिमालय उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों जो है आपका शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है नीम, जहाँ थोड़ी सी नमी भी हो, उष्मा भी हो, इस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है। अल्पाइन क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, यानी यही गलत है, गलत ही आपसे पूछा है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो जिला पंचायत, बाकी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, बाकी सारे होते हैं, जिला पंचायत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो आपको पता है दोस्तों, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर भूमि का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले होती है दोस्तों भूमि। उत्पादन के 4 कारक पूछे गए हैं, तो पहले तो भूमि होना चाहिए। अब उस पर किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए उसमें श्रम भी करना पड़ता है, पूंजी भी लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद दोस्तों उसका उद्यमिता जो है किया जाता है, यानी उसका धंधा किया जाता है, बेचा जाता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि नरेगा एक झलक
रिपोर्ट के अनुसार, नरेगा एक झलक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की भुगतान की गई औसतन मनरेगा मजदूरी 208.85% है। तो ये तो प्रश्न आपसे घुमाकर पूछा है, लेकिन पूछना चाहता है कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, यानी मनरेगा फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है दोस्तों आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों कि पुलिकली, जिसे हम बाघ नृत्य भी कहते हैं, इस कार्यक्रम में इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है। तो ओणम के समय यह किया जाता है, जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है ज़्यादातर, तो उस समय ये किया जाता है ये नृत्य, जिसे पुलिकली या बाघ नृत्य भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में वायु खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। तो ये है दोस्तों आपका एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों यहाँ पर कि संगठन या संस्थानों का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है। देखिए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक ये तो एक पद होता है, संस्था नहीं होती है, निकाय नहीं होता है। बाकी महान्यायवादी ये भी दोस्तों एक पद ही होता है। अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, भारत निर्वाचन आयोग, अल्पसंख्यक वाला नहीं होता है, ये अलग होता है दोस्तों, ये कोई निकाय नहीं है। ये इसका से अलग से पोस्ट जो होता है वो होता है जिसमें पोस्ट क्रिएट की जाती है। निकाय का मतलब है दोस्तों कुछ बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल हों एक ही ग्रुप में। तो जैसे आपका निर्वाचन आयोग होता है, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी होते हैं, जितने महान्यायवादी होते हैं वो सारे के सारे, और संघ लोक सेवा आयोग सारे के सारे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि कॉलम ए में दी गई वर्तमाला पर्वतमाला और कॉलम बी में दिए गए राज्यों की सही मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है, जो आपको सरल लगे इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है दोस्तों, आपको जो आपको सरल लगता है सबसे पहले उसे उठा लीजिए और इसी प्रकार से मिलान करते चलिए। तो अरावली आपकी कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में, तो राजस्थान में हम कर देंगे, यानी ए में 3। विंध्याचल कहाँ है दोस्तों आपका, विंध्याचल आपका पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो बी में 4। पहले तो इन्हीं को देख लीजिए, अगर इनसे जब तक आपका अगर इनसे बैठ जाता है आंसर तो ठीक है, नहीं बैठता है तो आगे आपको और सॉल्व करना है। तो ए3 यानी ए में 3 और बी में 4, तो ए में 3 बी में 4 कौन सा है, ए में 3 और बी में 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। भाई दोस्तों, पश्चिम घाट जो है वो केरल और कर्नाटक में है, और हिमालय पर्वतमाला है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या है। तो MICR का पूर्ण रूप है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो ये आपका HW क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ तक सारे प्रश्न मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे एग्जाम को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।